Come in, please. Very good. Be seated. Comfortable? First of all, introduce yourself to the board. सर मेरा नाम राहुल गरवाड़िया है। मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ। प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से एमबीबीएस किया। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सर वर्तमान में मैं मिसेस गिरधारीलाल मैटरनिटी हॉस्पिटल में एज सीनियर रेसिडेंट अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अभी भी दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब आपके प्रोफेशन से और आपकी एजुकेशन से काफी लंबा जुड़ाव रहा है। मोर देन 10 ईयर यू आर इन दिस प्रोफेशन। यू आर नॉट हैप्पी? संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है आप? फिर क्यों प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं? सर सिविल सेवाओं का जो समाज पे लेवल ऑफ इम्पैक्ट है वो काफी अधिक होता है। साथ में सर इसकी वजह से सोशल रिकॉग्निशन भी मिलता है और सर कैरियर प्रोग्रेशन के भी एक अच्छा अवसर सुनिश्चित करती है सिविल सेवा। सर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे सिविल सेवा में आने का संबंध। आजकल चर्चा वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत हो रही है। जी सर। और वुमेन सेफ्टी के लिए सरकार और प्रशासन प्रयास भी कर रहा है। आपने कुछ सोचा है? क्योंकि भारत की अगर हम समस्याओं में महिलाओं के हिसाब से देखें तो ये समस्या बहुत लगातार बढ़ी रही है। आपने कुछ सोचा है? आपने कोई रोड मैप ड्रॉ किया है कि अगर आप प्रशासक बनते हैं तो महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? सर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमराज लगाएं जो जब सबसे ज़्यादा जो प्रोन एरिया है जहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा को लेकर खतरा है। साथ में सर कुछ टेक्नोलॉजी से स्मार्ट वॉच आती हैं, उनका भी सर हम यूज में ले सकते हैं। और कुछ? अच्छा, हम लोग कई बार जब पढ़ते हैं, कई बार जब चीजें देखते हैं, कभी कहते हैं मेडिसिन, कभी कहते हैं ड्रग्स। क्या अंतर होता है ड्रग्स और मेडिसिन? एक लेमन देखो, जब पेपर जो है कभी कभी ये बात कह देगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? सर कोई बात नहीं। एक हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, और उस SDG में दो एक गोल जो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वो है कि आपका मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट, और इसके अलावा फर्टिलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट का GDP के साथ क्या रिलेशन है? सर फर्टिलिटी रेट अगर बढ़ेगी तो हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, उसके वजह से सर रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ेगा, तो सर GDP पे भी इनडायरेक्टली सर इम्पैक्ट होगा उसका सर। और मोर्टेलिटी रेट का? सर मोर्टेलिटी रेट का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ये देख सकते हैं कि सर जो मरीज सर जो मर रहे हैं जो मरीज, उनके भी हेल्थ केयर के लिए सर हमें रिसोर्सेज पे खर्चा करना पड़ेगा सर। अगर पिछले वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे अगर आप याद करिए तो उसमें एक बात खास तौर पे जिक्र की गई कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो हमारे लिए जो संसाधन होते हैं दूसरे कार्य के लिए वो काफ़ी कम उपलब्ध हो पाते हैं। आप इस प्रोफेशन में आपका क्या ओपिनियन है कि कहाँ पे हमारी परेशानी है? हम सभी जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। आपके हिसाब से सबसे बड़ी परेशानी कहाँ पे है? सर सबसे बड़ी परेशानी अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हमारा प्राइमरी केयर सिस्टम जो है वो सर वीक है। उसकी वजह से सर टर्सरी केयर है उस पर भी बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। तो सर हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है सर। मेडिसिन इकोनॉमी वेलफेयर को ध्यान में रखता है या प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखता है? सर अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखता है। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सर वेलफेयर के लिए वो काम करता है। तो इसमें डोमिनेट कौन करता है? किसका दबदबा ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का या पब्लिक सेक्टर? सर अभी के हिसाब से अभी हाल में जो स्थिति है उसमें सर प्राइवेट सेक्टर का ही लगभग 70% इंडोर पेशेंट और 60% OPD पेशेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर कैटर करता है सर मेडिकल में। मैं मेडिसिन इकोनॉमी बात कर रहा हूँ, मेडिकल इकोनॉमी मैंने नहीं कहा था। मेडिसिन इकोनॉमी में दबदबा किसका है सर? इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं पूछ लूँ आपसे कि भारत सरकार ने मेडिसिन इकोनॉमी की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की, वो योजना क्या थी? सर आयुष्मान भारत। मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ, मेडिसिन इकोनॉमी की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की। सर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। वो क्या है? सर उसमें जेनरिक मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध करवाई जाएगी सर मरीजों को। नाउ यू कैन कनेक्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सर। अब जब आप आए हैं, अब मेडिसिन इकोनॉमी में किसका दबदबा है अभी तक रहा है? सर जेनरिक मेडिसिन में सर पब्लिक सेक्टर है वही मेन प्रिस्क्राइब कर। जी सर।
एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आयुष्मान भारत को लेकर के एक बड़ा विवाद रहा है केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर के, आप कैसे इसको देखते हैं? सर कुछ स्टेट्स के साथ स्टेट्स और सेंटर का विवाद रहा है, क्योंकि कुछ जैसे सर तेलंगाना गवर्नमेंट है, उनकी जो स्कीम थी सर हेल्थ केयर की, वो उनका कहना था कि वो बेटर स्कीम है आयुष्मान भारत से। सर बाकी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली कि क्या। इस विवाद की जड़ आप कहाँ देखते हैं? सर फंडिंग को लेके। चलिए, थैंक यू प्लीज। अच्छा, अभी दो क्राइसिस हुआ, एक तो यूक्रेन और उसके पहले कोरोना पीरियड। दोनों में एक बड़ा मतलब एक टफ क्वेश्चन आया कि नंबर ऑफ सीट्स इन मेडिकल एजुकेशन। तो इसके बारे में क्या क्या अभी कितने सीटें हैं लगभग, और इसको कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई गैप है। सर अभी टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट्स मिला के 89,000 सीट्स हैं सर एमबीबीएस की। अभी सर सीटें बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा है कि जो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ पीपीपी मोड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सर अटैच करके सीटें बढ़ाई जाएगी सर। अच्छा, इस पे क्वेश्चन है, इस पे कई डॉक्टरों का मानना है कि आप मेडिकल के एजुकेशन क्वालिटी को आप घटा देंगे। ये लगभग क्वेश्चन लगभग सबके जो सीनियर डॉक्टर उनका एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक आपकी बात बिल्कुल सही, नंबर बढ़ाने हैं। दूसरा पॉइंट एक उनका कहना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ मेडिकल वो नीचे आ जाएगा। तो क्या उपाय है इसका, मतलब व्हाट इज द वे कि इसको लागू भी किया जाए, नंबर बढ़ना है? सर एनएमसी अभी इसके लिए कुछ प्रावधान लेके आई हैं। जैसे सर अभी 2024 से नेक्स्ट एग्जाम होगा, जो लाइसेंसेड एग्जाम होगा, सभी फॉरेन से जो करके आ रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, सबके लिए सर एक कॉमन एग्जाम होगा सर, उससे एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर होगी। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए जो यूक्रेन से छात्र आए मेडिकल के, काफ़ी है क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन कॉस्टली है, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है? सर जब तक क्राइसिस सोल्व नहीं हो जाता तब तक उनको टेली एजुकेशन के थ्रू उनको अभी जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर अभी 2 दिन पहले स्टार्ट किया है, वो टेली एजुकेशन के थ्रू उनको सर क्लासेज कंटिन्यू रखी गई है सर। उनकी क्लासेस यहाँ कंटिन्यू उसी सब्जेक्ट की कंटिन्यू रहेगी, लेकिन क्या उनको डिग्री दे सकते हैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज? क्लासेस तो हो गए, डिग्री कहाँ से उनकी अरेंज होगी? एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज से हो सकती है? सर अभी जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सर उनको एक ही कॉलेज से सर करना पड़ेगा एमबीबीएस अगर। अच्छा, एक सर ने एक पूछा था मेडिसिन इकोनॉमी के ऊपर। एक संस्था हमारे यहाँ एनपीपी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। आपको लगता है क्या एनपीपी अपनी भूमिका सही से निभा पा रही है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी? सर अभी एनपीपी ने इस दिशा में सर कदम उठाए हैं, जैसे कि स्टेंट की प्राइस है उसको कैपिंग किया है, जो इम्प्लांट्स हैं उनके प्राइस को कैपिंग किया है। अच्छा, एनपीपी किस मिनिस्ट्री में आती है? सर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छा, ट्रॉमा आजकल आप कई मेडिकल कॉलेज में देखा, जैसे एम्स में भी जेपी जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर है, तो ट्रॉमा एज अ सेपरेट स्ट्रीम किसने एस्टेब्लिश किया था? इसकी सर जानकारी नहीं है। कोई बात, कोई अमेरिकन डॉक्टर जिनकी फैमिली एक्सीडेंट में मरी थी, बाद में उन्होंने ट्रॉमा को एज अ सेपरेट किया? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप देखिएगा ईस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली एक केस बार बार आ रहा है, AES, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो AES में कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहे हैं? चाहे वो गोरखपुर का केस हो या मुजफ्फरपुर का केस हो या फिर आपका उड़ीसा में भी गए, वहां पर भी कुछ बच्चों का डेथ हुआ पिछले 7-8 साल का अगर हम देखें, तो ये AES में कॉम्प्लिकेशन क्यों हो जा रहा है? सर मोस्टली जो AES के केसेज हैं वो सर बच्चों में देखने को मिलते हैं, और सर ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसकी वजह से सर, इसलिए कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है सर। बिल्कुल भाई, अगर देखिए ब्रेन में कोई भी इन्फ्लामेशन होगा, डेथ रेट विल बी ऑन द हायर साइड, ये तो इंश्योर्ड है। लेकिन AES में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्या वहाँ पर डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है कि वायरल है कि प्रोटोजोअल है या अलग है? ये भी एक इशू है क्या? जी सर, वहाँ पे इसको लेके भी डिबेट है कि इसका कॉज क्या है। एक डिबेट चल रही थी कि लीची की वजह से सर ये हो रहा है, जैसे बिहार में केसेज हम देखने को मिलता है। तो लीची में सर एक केमिकल होता है हाइपोग्लाइसिन, वो बच्चों में सर अगर बच्चे रात को खाना नहीं खाते हैं और नेक्स्ट डे अगर लीची खा रहे हो तो उनमें सर मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथी
देखने को मिलता है। तो सर अभी उसका पूरा नाम क्या है? किसका सर? वो जो करेक्ट टर्म क्या होगा, याद आ रहा है? क्यों होता था उसमें लीची में? सर हाइपोग्लाइसिन केमिकल है, वो हाइपोग्लाइसिमिया कर देता है सर बच्चों में, तो उसको सर मेटाबॉलिक, मेडिकल टर्म में सर मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। तो अच्छा, अभी एक कंसेप्ट आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ। तो वन हेल्थ कंसेप्ट में क्या है बेसिकली वन हेल्थ कंसेप्ट? सर ह्यूमन्स हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट हेल्थ, तीनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो की जाएगी सर उसमें। अच्छा अच्छा, अभी बार बार चर्चा चल रही है कि जैसे अभी क्या जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है वो हेल्थ को भी देखती है। मे बी आई एम नॉट डिमीनिंग कि मे बी एक पर्सन किसी दूसरे स्ट्रीम का हो जो हॉस्पिटल में नहीं भी है लेकिन वो एज ए सेक्रेटरी है, तो उसका आइडिया ओवरऑल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कम रहता है। तो क्या हमारे यहाँ सेपरेट हेल्थ केयर कैडर नहीं होना चाहिए? जैसे ऑलरेडी आपका न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर साइंस में है, बायोटेक में है, सो व्हाई नॉट हैव क्यों ना एक सेपरेट हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए? सर डिजायरेबल है ये, 15 फाइनेंस कमीशन ने भी इसकी सर रिकमेंडेशन की थी। अच्छा, अभी कई जगह एम्स का काफी एक्सपेंशन हो रहा है। जी सर। तो ये जो एम्स का एक्सपेंशन हो रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो रीजनल सेंटर पे है उसमें कितना, मतलब कितना, किस लेवल का आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है ग्राउंड लेवल? जैसे आपके राजस्थान में मुझे लगता है जोधपुर में एम्स है, इधर आपका ऋषिकेश में एम्स है, तो इससे ग्राउंड लेवल पे क्या चेंज आया है? सर एम्स का सर एम्स मेनली रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है सर एम्स। तो इससे सर सभी जो स्टेट्स हैं उनमें एक रिसर्च प्रमोट होगा सर डिजीज को लेके सर। अच्छा, रीजनल सेंटर पे भी जो रीजनल स्पेसिफिक डिजीजेज हैं। अच्छा, आप लोग डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप लोग को एक ओथ दिलाई जाती है, हिपोक्रेटिक ओथ, क्या है ये? सर कि हम हमारे मरीज हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर सर उनकी हेल्थ को हम प्रायोरिटी देंगे। साथ में सर मेडिकल एथिक्स हैं उनको हमेशा फॉलो करेंगे। और कुछ पूरा याद है? सर पूरा याद नहीं है सर। अभी द नेशनल मेडिकल काउंसिल जो नई वाली बनी है, द नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसने सुझाव दिया है कि इसकी जगह पर भारत के जो हमारे विशेषज्ञ हैं मेडिकल साइंस के, उनके नाम पर शपथ दिलाई जाए। क्या इसके बारे में जानकारी? जी सर, अभी एनएमसी ने गाइडलाइन जारी की है कि जो महर्षि चरक हैं उनके चरक शपथ दिलाई जाएगी अभी सभी बच्चों को। तो सर अभी नेक्स्ट जो भी बैच आएंगे उनसे ये फॉलो किया जाएगा सर। तो हमारी जो एमसीआई थी और जो नई नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 बना है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एमसीआई में जो रेगुलेटेड है वही रेगुलेटर को अब इलेक्ट करते थे, तो सभी जो कैंडिडेट्स होते थे वो इलेक्ट होते थे और सभी डॉक्टर्स होते थे, तो एक सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था। अभी सर एनएमसी आने के बाद में एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। जो सिलेक्शन कमेटी है वो नॉमिनेट करेगी कैंडिडेट्स को, उनमें से सर 60% डॉक्टर्स होंगे और बाकी फील्ड के भी मेंबर्स होंगे सर। उसमें सर डीजीएचएस और आईसीएमआर को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सर दूसरा, पहले एमसीआई सर प्राइवेट कॉलेज की फीस है उसको रेगुलेट करने का उनके पास अथॉरिटी नहीं था। अभी जो 50% सीट्स हैं प्राइवेट की वो एनएमसी रेगुलेट करेगा सर। आप मैटरनिटी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ना, तो अभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 आया है, क्या है ये? सर इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं कि पहले सर 12 वीक तक एक डॉक्टर की परमिशन चाहिए होती थी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। अभी सर पहले 12 से 20 में जो है वो 2 डॉक्टर की परमिशन चाहिए होती थी, अभी सर उसको करके 1 कर दिया गया है। साथ में जो अनमेरिड वुमेन्स हैं उनके लिए भी सर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो अलाउ किया गया है। और सर 20 से 24 वीक तक भी स्पेशल केसेज में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ किया गया है, जो सर पहले प्रावधान नहीं था सर इसका। अच्छा, आर्ट अभी आया है, द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये इसके एक्ट के बारे में जरा सा प्रोविजंस बताइए। सर जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो डील करती है सर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इनके केसेज को, और स्पर्म क्लिनिक है सर
उसको सर रेगुलेट करने के लिए सर ये बिल लेके आए हैं। इसमें सर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, स्टेट और नेशनल लेवल पे अलग अलग बोर्ड्स बनाए हैं जो इसको सर रेगुलेट करेंगे सर। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं मेडिकल साइंस से। आप नागौर से बिलोंग करते हैं, पंचायती राज सिस्टम में नागौर का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर 20 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज 20 अक्टूबर सर 20 पंचायत 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की सर शुरुआत है। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था सर वहाँ से, तो इसलिए सर नागौर का इसमें तो इम्पोर्टेंट। आज इतना जो तब से लेकर 1959 से लेकर के और आज तक पंचायती राज संस्थाओं में क्या आप डेवलपमेंट देखते हैं? सर अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। जो हमारे 30 लाख पंचायत से पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनमें से लगभग 15 लाख हैं वो महिलाएं हैं। और सर SC ST OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका मिला है आगे आने का। साथ में सर महिलाओं के इश्यूज हैं, फ्यूल को लेके, स्वास्थ्य को लेके, उनको लेके भी सर सुधार किया है काफ़ी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से। सपोज दैट आप डॉक्टर हैं और एक DM हैं और एक डॉक्टर भी है, और आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर बहुत अव्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर समय से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो डॉक्टर आ रहे हैं तो अपना गपशप कर रहे हैं, वो मरीज़ को नहीं देख रहे हैं, मरीज़ परेशान हैं। और जब आपने ये अव्यवस्थाएं देखी तो आपने डॉक्टरों को थोड़ा सा टाइट किया, और जब आपने डॉक्टरों को टाइट किया, उनको कहा, थोड़ा समझाया और कहा कि नहीं भाई समय से आइए, आप लोग ठीक से अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, तो डॉक्टरों ने आपके ऊपर डिक्टेटरशिप का आरोप लगा दिया कि नहीं DM साहब तो हमारे ऊपर जो है वो ध्वंस जमा रहे हैं और हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम लोग नहीं काम करेंगे। और हॉस्पिटल में और अफरा तफरी मच गई है क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, और उसके कारण डॉक्टरों के अनुसार आप ही हैं। अगर ये सिचुएशंस पैदा होती है तो कैसे आप उसको टैकल करेंगे? सर सबसे पहले सर मैं बात करूंगा उनसे कि उनकी क्या झूठा आरोप लगा रहे हैं। आपने तो उनकी ड्यूटी निभाने के लिए बात कही, लेकिन उनको था कि भाई हमको नहीं काम करना है। एक उनको मुद्दा मिल गया कि नहीं DM साहब ने हमारे पर दबाव डालना है, इसलिए हम नहीं काम करेंगे। सर जैसे कि मेडिकल सर्विसेज है वो एसेंशियल एक्टिविटीज़ में आती है, उसमें सर लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर स्ट्राइक। और मान लो सभी ने रिजाइन कर दिया तो और सिचुएशंस खराब हो जाएगी। इतने डॉक्टर तो इतनी जल्दी मिलने वाले नहीं है, वैसे भी उनकी कमी है। आप लीगल एक्शन ले लेंगे, उनको टर्मिनेट कर देंगे, वो रिजाइन करके चले गए, और क्या होगा? सिचुएशंस तो और एडवर्स हो गई। सर सबसे अच्छा उपाय तो बातचीत से ही निकल सकता है सर। अब आप लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप बता दीजिए। सर जो हॉस्पिटल का सर एडमिनिस्ट्रेशन है सर, उनसे बात करेंगे, और जो भी अगर उनको कन्फ्यूजन या मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसको सर दूर करेंगे। और मांग कर रहे हैं कि नहीं DM साहब ने हमारे साथ मिसबिहेव किया, इनको हटाया जाए, तभी हम लोग स्ट्राइक से वापस आएंगे। सर इसमें वहाँ के सर लोकल लीडर्स की मदद ले सकते हैं, जो लोकल। मामला तो आपका और डॉक्टर का है, आप भी खुद डॉक्टर हैं, आप DM भी हैं। नेता को इन्वॉल्व करेंगे तो केस सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा। इसका मतलब आप कैपेबल नहीं हैं कि उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको हम DM क्यों बनाएं? आप दूसरे की मदद लेना चाह रहे हैं, नेताजी की मदद ले लें। जॉगिंग आपकी हॉबी है। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर लड़ता है तो कितना कैलोरी बर्न करेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे सर लगभग 80 to 90 किलो कैलोरीज बर्न होती है सर 1 किलोमीटर में। 80 to 90 kg किलो कैलोरीज सर। ये होता है क्या? बर्न होता है क्या? ये सर यूज किया बर्न होता है? बर्न तो होता नहीं सर। अब जो भी फैट या कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में वो यूज अप होते हैं ATP जनरेट करने के लिए। कहाँ जाता है? सर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें सर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें सर एनर्जी के सोर्स होते हैं ATP। तो वो सर जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसके लिए सर मसल्स वर्क करती है, तो मसल्स को एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर है तो कार्बोहाइड्रेट यूज होंगे, अगर आप फास्टिंग स्टेट में हो तो फैट यूज होगा सर। फैट यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होगा सर। अगर फास्टिंग स्टेट में है तो फैट यूज होगा, अगर हमने कुछ खा रखा है तो फिर कार्बोहाइड्रेट यूज होगा सर। प्रत्येक आदमी को प्रतिदिन कितना करना चाहिए एक्सरसाइज? रनिंग है, जॉगिंग? सर WHO की रिकमेंडेशन है कि 30 मिनट्स पर डे
4-5 times a week. 30 मिनट्स पर डे नॉर्मल आदमी कर लेगा इतना? आपको लगता है? ईमानदारी से बताइए, आप करते हैं कितना? सर मैं 7 किलोमीटर रनिंग करता हूँ सर। रनिंग करते हैं? श्योर हैं आप? अच्छा, एक टर्म है साइकोलॉजी, खासकर जो ऑफिशियल वर्क करने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपके हॉस्पिटल में कोई आता है तो कुछ गरीब तबके के लोग आते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, कुछ उच्च आय वर्ग के लोग भी आते हैं। उन सबकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है मेडिकल साइंस के प्रति। जैसे गरीब सोच रहा होता है, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है और क्या मिलना चाहिए। अमीर कुछ और सोच रहा होता है। कभी इस पर सोचा है आपने? सर एज ए डॉक्टर तो ट्रीटमेंट को लेके ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर उनके जो कंसर्न्स हैं उनको हम सर दूर कर सकते हैं, उनकी कोई क्वेरी है तो। मैं आप एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई अमीर आदमी आता है, अमीर मतलब जो हाई इनकम ग्रुप का है, वो सर्विसेज बढ़िया चाहता है, कॉस्ट की चिंता नहीं करता, तो उसके दिमाग में होता है यहाँ डॉक्टर बढ़िया है कि नहीं, उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल कुछ और होगा। और एक गरीब आता है तो ये सोचता है मुझे कंसेशन कितना मिलेगा, वो ये नहीं सोचता कि हम बनेंगे दिएंगे। कभी इस पर नहीं सोचते आप लोग? सर मैंने सर अभी तक गवर्नमेंट सेटअप में ही काम किया है, तो मतलब वैसे नहीं सर, गवर्नमेंट सेटअप में सर जो फैसिलिटी है वही अवेलेबल होगी सर। जैसे अगर कोई कभी आप रिच लोग पर्सन आता है तो उसको भी वही फैसिलिटी कोई ब्यूरोक्रेट आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, तो आप लोग एक्स्ट्रा सुविधा नहीं देते? उनके लिए सर स्पेशल वार्ड्स होते हैं सर अवेलेबल, उनके लिए चार्जेबल होता है सर स्पेशल वार्ड्स का। बाकी इस प्रकार के साइकोलॉजी का वर्क नहीं करते, क्योंकि इंडियन मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा फेल्यूर यही है कि साइकोलॉजी में लोग जीरो है। वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मरीज क्या सोच रहा होगा हम लोग के विषय में, सिस्टम के विषय में। सर उसके अकॉर्डिंग कई बार हमको ट्रीटमेंट भी डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट अगर मेरे पास सर आता है, इंसुलिन उसको ज़रूरत है कि इंसुलिन से ही ठीक हो सकता है वो, अगर अफोर्डेबल नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि जो ओरल ड्रग्स हैं उनसे हो जाए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट जो ट्रीटमेंट सर अवेलेबल है हमारे पास, उससे जितना हो सकता है हम ट्राई करते हैं कि उसी से वो ठीक। इलाज कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझे वायरल है, कल रात से मुझे फीवर हुआ है और गला में खराश है, क्या करेंगे? सर फर्स्ट तो हिस्ट्री प्रॉपरली लेनी पड़ती है सर हमें। पूछिए मुझसे, मैं बताऊँगा आपको। सर फीवर सर कब से आपको बुखार? रात से फीवर है, गले में खराश है, हल्का टॉन्सिल बढ़ा हुआ है और गला खराश है। पानी निकलने में, खाना खाने में कोई दिक्कत होता है, मतलब पेन होता है ऐसे कुछ, हेडेक, आँख से पानी आ रहा है, हेडेक, सर दर्द, पेट दर्द कुछ भी? उसके बाद सर अगर हम, मुझे लगता है सर मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन चेस्ट है वो सर ऑस्कल्टेट करूँगा कि और कोई न्यूमोनिया के कोई साइंस तो नहीं है, बाकी सिम्टम्स रूल आउट। जैसे एब्डोमिनल। रियली आप लोग इतना करते हैं? सर डिपेंड करता है अगर। जी सर। ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में रेगुलर घूमता हूँ। सर अगर ये जो सिम्टम्स सर आपने बताए उसमें एग्जामिनेशन, उसके बाद आप एग्जामिन करेंगे या दवा लिख देंगे? सर इसमें तो नहीं एग्जामिनेशन करते, दवाई लिख देंगे, क्योंकि न्यूमोनिया के कोई सिम्टम्स सर इसमें है नहीं। हुआ जैसे मैंने कहा मुझे बुखार है तो ये दवा ले लो। नहीं सर, उसके अलावा जैसे मैंने पूछा कि आपको पेट दर्द हो रहा है क्या, आपको हेडेक हो रहा है क्या? सर पेट दर्द हो रहा है मतलब कि टाइफाइड भी हो सकता है, सर दर्द हो रहा है तो मलेरिया भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मलेरिया है, फीवर विद चिल्स है, तो सिम्टम की बेसिस। हॉस्पिटल में गवर्नेंस सिस्टम को देखा है क्या? अपने हॉस्पिटल में गवर्नेंस सिस्टम को देखा है क्या? अभिशासन या शासन या गुड गवर्नेंस जैसा चीज अपने हॉस्पिटल में जहाँ आप काम कर रहे हैं देखा है आपने? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप। अभिशासन समझते हैं आप? जी सर, गवर्नेंस। तो आपके हॉस्पिटल में गवर्नेंस सिस्टम है या नहीं है? जी सर है। कैसे है? सर हॉस्पिटल का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट देखते हैं कि क्या फैसिलिटीज हॉस्पिटल में ज़रूरत है, क्या कमी है। एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में कोई अंतर है या सिमिलर है? आई थिंक बोथ आर डिफरेंट एंड दिस इज द नीड ऑफ आवर कि हमें हॉस्पिटल्स में भी गवर्नेंस लाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अभी आजकल स्मार्ट सिटी का बड़ा डिबेट चल रहा है। जी सर। स्मार्ट विलेज का भी चल रहा है। राजस्थान में ही पहला भारत का स्मार्ट विलेज है। कौन है, उसकी क्या सुविधाएं हैं, क्या उसके ओवरऑल फीचर्स हैं, और उस पर सर आइडिया नहीं कहाँ पे रास्ता। वर्ल्ड का सबसे बेहतर स्मार्ट सिटी बन रहा है गुजरात में। नाम सुना आपने? धुलेरा। नाम सुना है सर।
कुछ उसके विषय में? सर मुझे अभी जानकारी नहीं है। सर कैसे करेंगे? वर्ल्ड के बेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बनने वाले हैं वो इन्हीं सिटीज़ में है, इन्हीं विलेजेस में है, और वो विलेज तो राजस्थान का ही है। सर मैं जाके पढ़ूंगा सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। आपका जो चश्मा है कॉन्वेक्स है या कॉन्केव? सर सिलिंड्रिकल? सिलेंड्रिकल है सर। नहीं सॉरी सर, स्पेरिकल है मेरा सर, सिलेंड्रिकल नहीं। स्फेरिकल है? यस सर। ये क्या होता है? सर सिलेंड्रिकल जो होता है उसमें सर एंगल होता है, कुछ एक एंगल पे हमको ठीक से नहीं दिख पाता। शॉर्ट साइडनेस है या लॉन्ग साइडनेस है, या दोनों है? नहीं सर, मुझे शॉर्ट साइडनेस है। शॉर्टनेस में कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव? सिंपल है। सर कॉनकेव। नॉट श्योर। ओके, थैंक यू। ओके, अभी अगर आपको विषय चुनने को कहा जाए मेडिकल से अलावा और आईआर, सोशल इश्यूज, हिस्ट्री, तो इसमें किस पार्ट पे आप चर्चा करना बेहतर समझेंगे? सर सोशल इशू। सोशल इशू। तो पहली समस्या यही बताइए कि राजस्थान की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम क्या है? सर महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है सर राजस्थान में। बाल विवाह के केसेस बहुत देखे जाते हैं सर। हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके भी सर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो नेशनल लेवल से सर ज़्यादा है राजस्थान में। सर डायन प्रथा राजस्थान में अभी प्रेवलेंट है। अच्छा, अगर कई बार हम निर्णय जब लेते हैं तो कई सारी चीजें सामने आती हैं। फीलिंग्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं, इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और आपकी बुद्धिमत्ता भी इम्पोर्टेंट होती है, इंटेलिजेंसिया। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आती है सोशल इश्यूज, सोसाइटी से रिलेटेड, तो आप किसको वरीयता देंगे? फीलिंग को, इमोशंस को, या फिर इंटेलिजेंसिया? सर सिचुएशन के हिसाब से सर सोचना पड़ेगा सर। सोसाइटी का मुद्दा है, कोई भी, जैसे आपने जितने मुद्दे लिए तो उसको देखते हुए परसेंटेज अगर मैं एक बार डायग्राम खींचूं, 30%, 30%, 40%, 20, 30, 50, ऐसा कुछ इन तीन में। सर इंटेलिजेंस सबसे पहले, फिर सर फीलिंग, फिर इमोशनल सर। क्या इन दोनों का अंतर बता सकते हैं? फीलिंग और इमोशन में क्या अंतर होते हैं? सर अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। कोई ऐसी बात जो आप सोचे हो कि ये पूछा जाना चाहिए था, या वो प्रश्न तो नहीं लेकिन वो टॉपिक, और जिसपे आप चर्चा चाहते हो कि बोर्ड ये जरूर पूछे, जो मिस हो गया? सर मैंने जीरियाट्रिक ओपीडी में सर काम किया है, तो उसको अच्छा, ये तो मेडिकल संदर्भ में हुई कोई एक पार्टिकुलर, लेकिन वो आपका एक स्पेशल करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर आया है या एक्सीलेंस आया होगा, इसलिए आप उसको चुनना चाहते हैं, ठीक है? जीरियाट्रिक हेल्थ केयर पे सब हमारे यहाँ पे फोकस नहीं किया जाता है, ना मेडिकल एजुकेशन में, ना ही हॉस्पिटल इसमें फोकस किया जाता है। आप जहाँ एमडी कर रहे थे वहाँ था जेरियाट्रिक, डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक्स था? पायलट प्रोजेक्ट पे सर ओपीडी शुरू किया था तब वहाँ पे सर जेरियाट्रिक्स में। अभी कहाँ जेरियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है? सर अभी 2 ही जगह पे है सर, एक एम्स में है और एक मद्रास मेडिकल कॉलेज में है सर। ओके, यू कैन गो। थैंक यू सर।